आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मेरा भी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है और थोड़ी ही देर में आपका भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाला है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उससे आपको मिलाने में। वैसे ही ये चैप्टर भी है, ये कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आप इसको अपने मन में डाल लो ना तो ये गारंटीड आपके मन में ऐसे घुस जाएगा कि आप कभी भी इस टॉपिक को भूलोगे भी नहीं। तो मैं हिमांशु के दावत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में। ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए बना दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी भी, तो इसको एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक की, इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन इशू ऑफ शेयर्स को समझने से पहले आपको क्या चीज देखनी है कि बेसिकली कंपनी क्या होती है। शेयर्स वेस्ट क्राइटेरिया तो कंपनी का एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन कंपनी बेसिकली होती क्या है, कंपनी कहां से आती है, कितने फॉर्म्स की कंपनी होती है, किस कंपनी के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन ऐसी कंपनी है जो हमको हमारे पैसे को पैसा बढ़ाएगी, हमारा मतलब हर एक चीज हमको कंपनी के बारे में डिस्कस करनी है। तो कंपनी बेसिकली क्या होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ ने ये बता रखा है कि यार कंपनी की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसको नेचुरल पर्सन तो नहीं बोल सकते, वो खुद सांस नहीं ले सकता, खुद काम नहीं कर सकता, उसको काम करवाने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए, कोई ना कोई पर्सन चाहिए कंपनी के अंदर काम करने के लिए। इसलिए कंपनी को लॉ ने डिनोट क्या कर रखा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अगर एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो इसकी एक सेपरेट एंटिटी भी होनी चाहिए। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है कि अब कंपनी को सब चीजों से अलग रखेंगे। एक आदमी आए, एक आदमी जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट फीचर ही है ये कंपनी का कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस है कंपनी की। एक बार कंपनी चालू हो गई ना, उसी की मर्जी होगी कि वो कब बंद होना चाहिए। ठीक है, आदमी के आने से, आदमी के जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नेचुरल पर्सन का हमेशा हमको पता है सिग्नेचर होता है। आप चेक साइन करते हो, आपके सिग्नेचर की जरूरत है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करोगे, आपको सिग्नेचर की जरूरत है। हर एक डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर चलता है। वैसे ही कंपनी के केस में भी होता है। कंपनी के पास अपना खुद का एक कॉमन सिग्नेचर है। उस कॉमन सिग्नेचर को आप क्या बोलते हो, कंपनी ही बोलती हो। ये कंपनी की पूरी डेफिनेशन बन गई कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसके साथ साथ उसके पास एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है और एक कॉमन सील भी है। कहते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कंपनी के फीचर्स के बारे में। तो जो अभी डेफिनेशन मैंने बताई है ना आपको, यही कंपनी के क्या बन जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बताते हैं। इसको दोबारा से एक तरफ से देख लेते हैं। कंपनी के अंदर सबसे पहली चीज मैंने डेफिनेशन के अंदर क्या बोली थी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि लॉ ने सजेस्ट कर रखा है बिकॉज कंपनी अपना काम खुद नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए डिनोट कर रखा था, कंपनी को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब जब कंपनी स्टैब्लिश होती है ना, जब कंपनी बनती है, तो कंपनी जब आर्टिफिशियल पर्सन लॉ ने डिनोट कर रखा है ना, तो कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन गई बिकॉज उसका भी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस तो है। तो कंपनी की आइडेंटिटी क्या है, सब लोगों से एकदम अलग है। वो अकेले ही अपना काम करती रहेगी, बस उसको लोग चाहिए उसका काम करने के लिए। तो कंपनी की आइडेंटिटी क्या है, सेपरेट है। अब कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट होने के साथ साथ कंपनी के पास एक और बहुत ही अच्छा फीचर है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा था, किसी के भी आने से, किसी के भी जाने से कंपनी के कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी जिंदगी में कोई भी आए, कोई भी जाए, हमारा काम कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। वैसे ही कंपनी भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है कि कोई भी आए, कोई भी जाए, कंपनी को मतलब ही नहीं। आओ काम कर लो, नहीं आ रहे बाहर में जाओ। ठीक है, कंपनी को कोई मतलब नहीं। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस कंपनी का थर्ड फीचर बन गया। नेक्स्ट फीचर के ऊपर आते हैं अपन कंपनी के, कि कंपनी के पास हर एक की चीज के लिए कॉमन सील है। हर डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के ठप्पा तो लगेगा ही लगेगा, बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भाई किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों होता है, आज आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कोई भी चीज आप सिग्नेचर कर दोगे किसी चीज के ऊपर तो आपका वेरिफिकेशन हो गया। आप किसी भी चीज पे साइन कर दोगे, वैसे कंपनी के केस में भी है कि कंपनी का सील जहां लग गया ना, वो डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से वेरीफाई है। अब उसको सील लगाने के लिए भी बंदे चाहिए, हर चीज चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी कंपनी की। चार जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, यही चार तो फीचर्स बन गए। दो फीचर्स मैं ऐड कर रहा हूं, थोड़े से समझ में आ जाएंगे, बहुत ईजी। कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड, इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी का मतलब है कि यार जितने भी कंपनी के मेंबर्स है ना, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कि यार मैंने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, कितना इन्वेस्टमेंट करा, जो भी मैं चाहूं उतना इन्वेस्टमेंट। अब मैं कंपनी का क्या बन गया, एक मेंबर बन गया।
कंपनी का एक मेंबर बन गया। जब जैसे मैं कंपनी का मेंबर बना, उसकी अमाउंट में मैंने जितना इन्वेस्ट करा, अगर कंपनी डूबती है ना, मेरा कितना पैसा डूबेगा? सिर्फ वही पैसा डूबेगा जो मैंने कंपनी के अंदर लगाया था। तो कंपनी क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लग जाएगी कंपनी की सारे खर्चों को, कंपनी के सारे डेब्ट्स को चुकाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। नेक्स्ट एक और फीचर ऐड कर रहा हूं मैं, कंपनी के अंदर शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। यार शेयर्स ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है शेयर्स ट्रांसफर करने का मतलब, कि यार मेरे को पसंद नहीं आ रही ये कंपनी, मेरे को आज कंपनी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं आ रहा, ये कंपनी मुझे रिटर्न नहीं दे रही। जब कंपनी मुझे रिटर्न नहीं दे रही तो मैं क्या करूंगा? किसी दूसरी कंपनी में स्विच हो सकता हूं। बहुत इजीली सोच सकता हूं कि मैं किसी दूसरे जने को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता हूं। जो मेरा राइट है ना कंपनी के अंदर, वो मैं इजीली ट्रांसफर कर सकता हूं। आज एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर अपनी पोजीशन किसी और को थोड़ी दे सकते हो कि यार आज मेरे पास इच्छा नहीं है, मैं बोर हो रहा हूं, काम नहीं कर पा रहा, तो यार मैं अपने भाई को भेज देता हूं, यार तू मैनेजर का जॉब करिए। वो नहीं है पॉसिबल। लेकिन कंपनी के केस में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना, आपको पसंद नहीं आ रही ना अगर कंपनी, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को किसी और को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। ये हमने बात करी कुछ कंपनी के फीचर्स के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितनी तरीके की होती है? तो कंपनी बेसिकली जो बाइफिकेशन है ना कंपनी का, 3 तरीके से बाइफिकेशन है कंपनी का। सबसे पहला है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी होती है जिसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर है ना, वो बर्बाद होने वाले हैं। बर्बाद होने का मतलब क्या है? कि अगर कंपनी गलती से डूब गई ना, गलती से कंपनी का वाइंड अप हो गया, तो इन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लग जाएगी इस कंपनी के डेब्ट्स को चुकाने के लिए। तो ये कौन सी कंपनी होती है हमारे लिए? अनलिमिटेड कंपनी। एक कंपनी होती है हमारे पास नेक्स्ट, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? कि मैं कंपनी के इन्वेस्टर हूं, मैंने कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए, लेकिन मैंने कंपनी को एक गारंटी दे रखी है कि भाई साहब, आपकी कंपनी का बहुत ही अच्छा शेयर होल्डर हूं मैं, आपकी कंपनी का बहुत अच्छा मेंबर हूं। अगर आपकी कंपनी को कभी मेरी जरूरत पड़ी ना, तो मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। लेकिन साथ के एक लिमिटेशन है कि अगर कंपनी को थोड़ा सा नुकसान हुआ ना, तो इस नुकसान को मैं भरूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूं इस नुकसान की, कि मैं भरूंगा इस नुकसान को। ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है, मैंने इन्वेस्ट तो कर रखा है 10,000 रुपए, लेकिन मैंने कंपनी को रिटर्न के अंदर ही गारंटी दे दी कि यार 50-60 हजार या 1 लाख तक के नुकसान को कौन भुगतेगा? कंपनी के, मैं भुगतूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा 1 लाख तक के नुकसान के लिए। तो ये कौन सी है? लिमिटेड बाय गारंटी। इन दोनों कंपनीज का कोई मतलब नहीं है। ऐसी कंपनियां बहुत लिमिटेड है, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है। एक थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके बारे में ये पूरा हम प्यार भरा माहौल बना रहे हैं, वो है लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? कि वो कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्टर, जिसके अंदर मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी, अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितना पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है ना, उतना ही पैसा उसका डूबेगा, उससे ज्यादा पैसा उसका नहीं डूब सकता। ये होती है लिमिटेड बाय शेयर्स। इसी को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसके अंदर अब यार ये एक्सेप्टेड है कि यार हमारा उतना ही पैसा डूबना चाहिए जितना हमने लगा रखा है। इससे ज्यादा डूबेगा ना तो हम झेल नहीं पाएंगे उसको। तो ये सब चीजें सब लोगों ने एक्सेप्ट करा। तो इसके एक्सेप्टेंस के बाद यहां पे बाइफिकेशन आता है इन्हीं कंपनी के अंदर। 3 कंपनीज क्या? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। कंपनीज के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर ये मेंशन है कि वो कंपनी जो पब्लिक नहीं है वो क्या होगी? प्राइवेट होगी। अरे यार ये कैसी डेफिनेशन है? मतलब वो कंपनी जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि यार पब्लिक के अंदर कुछ ना कुछ चीजें होगी। तो पहले पब्लिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी जिसके अंदर एक कोई भी इन्वेस्टर अपने शेयर्स को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। एक कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लिमिट नहीं है। मिनिमम की तो लिमिट है कि 7 चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफर भी इजीली कर सकते हैं। ये बाहर के लोगों को ऑफर दे सकते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करके पैसा कमाओ। ठीक है, तो मतलब बाहर के लोगों को इनविटेशन दे सकते हैं, एज पब्लिक को इनविटेशन दे सकते हैं कि आप हमारी कंपनी में आओ, इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में, आप भी कमाओ हम भी कमाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी होती है? हमारी पब्लिक कंपनी। आ जाओ प्राइवेट कंपनी में। हमने क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी जो पब्लिक नहीं होती। इसका मतलब जो जो फीचर हमारे पब्लिक कंपनी के है ना, उसको अपन रिवर्स कर देते हैं। सबसे पहला फीचर क्या था कि यहां पे मेंबर्स कितने हैं? मिनिमम 7 पब्लिक कंपनी में। यहां पे मेंबर्स की लिमिट कितनी है? 2, सिर्फ 2 ही मेंबर्स चाहिए। पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम की लिमिट कितनी है?
कोई लिमिट नहीं है। यहां पे मैक्सिमम की लिमिट है, 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। पब्लिक कंपनी के अंदर क्या पढ़ा था अभी कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स को इजीली ट्रांसफर करा जा सकता है, मतलब कोई भी इन्वेस्टर अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर है ना शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, बिकॉज प्राइवेट कंपनी पब्लिक जो लोग हैं यहां पे उनको इन्वाइट ही नहीं कर सकती कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो कर ही नहीं सकती। उनको तो लोन लेना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा पैसे को रेस करने के लिए। वो किसी बाहर के आदमी को नहीं बोल सकती कि आपको पैसा लगाना है हमारी कंपनी के अंदर। तो ये बात करी हमने किसकी, प्राइवेट कंपनी के बारे में। लेकिन यार एक चीज बहुत अच्छी, 2000 कंपनी का जो एक्ट आया था ना 2013 का, उन्होंने बहुत अच्छी चीज करी यार। एक अकेले आदमी को कंपनी खोलनी है, उसके ना कोई दोस्त है ना कोई फ्रेंड्स है जो उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला आदमी चाहता है कि यार मैं लिमिटेड काम नहीं करूं, मैं थोड़ा बड़ा काम करना चाहता हूं, बहुत अच्छी तरह काम करना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोविजन ऐड कर दिया इन्होंने 1% कंपनी का। इस प्रोविजन में उन्होंने एक लिमिटेशन रखा। क्या लिमिटेशन रखा उन्होंने बोल दिया कि यार ये सारी गाइडलाइंस वो पूरी करेगा जो प्राइवेट कंपनी करता है, मतलब ये उन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा जो प्राइवेट कंपनी फॉलो करता है, लेकिन अकेला आदमी भी कंपनी खोल सकता है, एक अकेला आदमी को भी परमिशन मिलेगी कंपनी खोलने की। तो यार कंपनी खोलने के लिए यार पैसा चाहिए, कहां से आएगा पैसा? तो प्राइवेट कंपनी में पैसा कितना चाहिए खोलने के लिए? 1 लाख रुपए चाहिए। तो 1% कंपनी को खोलने के लिए भी कितना चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए। पब्लिक कंपनी के अंदर हमको मिनिमम कितना चाहिए पेड अप कैपिटल? 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसकी, प्राइवेट कंपनी की, पब्लिक कंपनी की, 1% कंपनी की। अभी हमने बात करी तीनों कंपनी के अंदर हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए मिनिमम चालू करने के लिए। ये पैसा आएगा कहां से? अभी सबसे ज्यादा फोकस मैंने किस पे डालने के लिए बोला था आपको कि आपको फोकस डालना है पब्लिक कंपनी के अंदर, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए? 5 लाख रुपए। यार ये पेड अप कैपिटल क्या होती है? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आपके आया नहीं आया पता नहीं। तो पहले मैं बताता हूं आपको कि शेयर कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए एक पूंजी तो चाहिए लगाने के लिए, उस पूंजी को आप क्या बोलते हो, आपकी कैपिटल बोलते हो, ठीक है। जब कैपिटल बहुत सारे लोग लगाते हैं ना, उस कैपिटल को क्या बोल देंगे, शेयर कैपिटल बोल देंगे कि अब बहुत सारे लोगों का पार्ट है उसके अंदर, तो वो चीज मेरे लिए क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल। ये होगा किस में सकता है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में हो सकता है, बिकॉज वो ही इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि वो इन्वेस्ट करें यहां पे। क्लियर? तो अगर हम ये बात करें कि यार कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल हमारी क्या हो गई, यहां पे शेयर कैपिटल से नोट करेंगे। यहां पे शेयर कैपिटल ऐसा नहीं है कि यार कैपिटल लगा दिया और काम करा, यहां पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है शेयर कैपिटल के अंदर भी। शेयर कैपिटल को जब छोटे छोटे डिनोमिनेशन में हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो वो डिनोमिनेशन जो छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, उनको हम यहां पे क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना शेयर्स क्या होता है, कंपनी क्या होती है। तो यहां अपने पास डेफिनेशन आ गई कि यार शेयर्स क्या होता है, जब भी शेयर कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है कोई कंपनी कि जितना पैसा लोगों से आया है ना, उनको उनके टाइप का एक पोजीशन दे दो कंपनी के अंदर, उस पोजीशन को डिनोट करते हैं हम किससे, हमारे शेयर्स से। यहां तक क्लियर है? अब शेयर्स यहां पे समझ में आ गया, लेकिन ये जो शेयर कैपिटल है ना, इसके अंदर बहुत लफड़े हैं यार। शेयर कैपिटल में लफड़े क्या है कि यार शेयर कैपिटल के अंदर बहुत सारे बाइफिकेशन है। सबसे पहला बाइफिकेशन है इसके अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल। ये सबसे मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी की, जो कंपनी रेज कर सकती है किस, पब्लिक से। मतलब ये कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर मेंशन होगा कि कंपनी कितनी कैपिटल मैक्सिमम पब्लिक से रेज कर सकती है। ऐसा थोड़ी है यार, अथी है कंपनी, पब्लिक तो बहुत सारी है, 133 करोड़ की आबादी है, सब लोगों से पैसे इकट्ठा करने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। कंपनी के पास एक लिमिटेशन होती है। कंपनी जब भी रजिस्टर्ड कराती है ना अपने आप को, तो उसके मेमोरेंडम के अंदर, उसके प्रिस्क्राइब्ड जो कॉपीज होती है उनके अंदर मेंशन होता है, क्या मेंशन होता है कि यार कितनी मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकते हो पब्लिक से। वो जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, जो वो मेंशन करते हैं कि यार इतनी कैपिटल रेज होगी, और रजिस्ट्रार उनको सर्टिफाइड करता है उस कैपिटल के लिए, वो कैपिटल होती है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। आई बात समझ में? ऑथराइज, ये ट्री स्ट्रक्चर है पूरा। शेयर कैपिटल के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या बड़ा, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट क्या होता है, इशूड कैपिटल। यार जरूरी थोड़ी है जितनी ऑथराइज आपको मिली है सारा का सारा पैसा एक साथ मंगा लो, आपको जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो ना। तो इशूड कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जो कंपनी बाहर पब्लिक को बोलती है कि यार आप इनवाइट करो अब एप्लीकेशन, मतलब पब्लिक को बोलती है इतना पैसा आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मैंने ऑथराइजेशन ले रखा है कि यार 1 करोड़ रुपए मैं पब्लिक से रेज कर सकता हूं,
तो 1 करोड़ रुपए एक साथ नहीं मंगाने मुझे। इशूड कैपिटल मैंने बोल दिया यार उसमें से आधा पैसा मैं इशू पे लगा देता हूँ, उसमें आधा पैसा लोगों से मंगाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 50 लाख का मैंने क्या डाल दिया, इशूड। तो इशूड कैपिटल क्या हो गई, ये वो पार्ट हो गया कंपनी का, ये ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट हो गया जो पब्लिक से एक्सेप्ट करा जाता है बाय दी कंपनी। ये बात करिए हमने इशूड कैपिटल। एक और ट्री के नीचे चलते हैं अपन थोड़ा सा, अब बात करते हैं किसकी, सब्सक्राइब कैपिटल। अब इशू तो कर दिया, मेरी कंपनी को कोई पसंद करेगा नहीं करेगा मुझे थोड़ी पता है, मैं बहुत अच्छी तरह एडवर्टाइजमेंट करूंगा, सब कुछ डालूंगा, सब पेपर में एडवर्टाइज दे दिया कि यार लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, मेरी कंपनी के अंदर इतने शेयर्स अलॉट कर रहा हूं, इतना रिटर्न आएगा आपको, सब कुछ बोल दिया मैंने, ठीक है। लेकिन लोगों की मर्जी है ना कि वो क्या करते हैं, वो को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो इशूड कैपिटल का पार्ट हमारा क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल। कितने लोगों ने उस पैसे को मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा है, वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल। मैंने कितना इशू डाला था, 50 लाख का डाला था। 50 लाख थोड़ी आ जाएंगे मेरे पास, हो सकता है कम आए, हो सकता है मेरे को ज़्यादा पैसा मिले। वो ट्रीटमेंट हम प्रैक्टिकली देखेंगे क्या होता है, अभी अपन थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो जब भी पैसा, तो इशू कैपिटल का पार्ट क्या हो गया हमारा, सब्सक्राइब कैपिटल एक क्या हो गया हमारा पार्ट हो गया। यहां तक क्लियर है। अब सब्सक्राइब के अंदर भी बाइफिकेशन है दो, एक है कॉल्ड अप कैपिटल, एक है हमारे पास पेड अप कैपिटल। अब जो लोग हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, मतलब हमारी कंपनी के इन्वेस्टर बन जाते हैं, हम उनसे भी पैसा एक साथ नहीं मांगते। हम बोलते हैं जब हमको जरूरत होगी ना तब आप पैसा देना, जब हमको जरूरत होगी जब आप पैसा दे देना। तो वो पैसा जो हम सब्सक्राइबर से मंगा लेंगे, इन्वेस्टर से मंगा लेंगे, या उनको बोलेंगे कि यार इतना पैसा जमा करा दो, वो कैपिटल कौन सी होती है हमारी, कॉल्ड अप कैपिटल। हमने फोन करा कि भाई साहब आ जाओ, हमारी कंपनी को सब्सक्रिप्शन करना है आपको, इतना पैसा आप हमारी कंपनी में जमा करा दो, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, हमारा कॉल्ड अप पार्ट का। अब जरूरी थोड़ी यार उस वक्त इन्वेस्टर के पास इतने पैसे हो सकता है नहीं हो, तो वो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है यार भाई साहब अभी इतने पैसे नहीं है, बाद में ले लेना पैसे, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो इस मामले को। तो जो पैसा इन्वेस्टर कंपनी को एक्चुअल में पे कर रहा है वो कौन सी कैपिटल हो गई, पेड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल हो गई, पेड अप कैपिटल। एक और कैपिटल होती है इसके अंदर, रिजर्व कैपिटल। ये किसी का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ कंटिंजेंसी जब आती है ना कंपनी के अंदर, कोई सी भी कंटिंजेंसी आ जाए, यार कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी डूब रही है, कंपनी में पैसे की ज़रूरत है हमको, तब काम करेंगे, हमारे उस पिटारे को खोलेंगे जिस पिटारे के अंदर हम थोड़ी बहुत सेविंग्स डाले जा रहे थे हम, ये वो पिटारा, इसी पिटारे को हम क्या बोलते हैं, हमारा रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी या कंपनी डूब रही होगी तब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो चीज़ हमारी रिजर्व कैपिटल का पार्ट आ गई। अब हम बात करते हैं, ये अभी हमने बाइफर्केशन देखा किस चीज़ का, हमारे शेयर कैपिटल का। अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है, जो मेन मुद्दा है हमारी कंपनी के अंदर। जो शेयर्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जो टाई वाई सूट वुड पहन पिना के अपने पास खड़े हैं, जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट है, उनको प्रायोरिटी मिलेगी कंपनी के अंदर हर एक चीज की। क्या क्या प्रायोरिटी मिलेगी, या प्रेफरेंशियल राइट्स हैं तो क्या क्या प्रायोरिटी मिल सकती है उनको। पहला राइट मिलेगा उनको कि ये जो डिविडेंड जाएगा ना उन लोगों के पास, जो कमाई जाएगी उन लोगों के पास कंपनी के अंदर, वो फिक्स रेट की होगी। एक तो कमाई मतलब उनके अंदर कोई भी बाइफिकेशन नहीं है कमाई का कि अभी इतना मिल गया अभी उतना मिल गया, इनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बोल लो, ये इनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कंपनी के मेजर डिसीजन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये डिसीजन ले नहीं सकते, ये आपको क्लियर कर दूं, ये डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ कंपनी के, ठीक है। अब कंपनी कहीं में डूब रही हो ना, कंपनी डूब रही हो, तो इनका पैसा सबसे पहले इनको वापस मिला जाएगा। तो मतलब इनके पास क्या हो गए, प्रेफरेंशियल राइट्स आ गए ना। किस चीज के प्रेफरेंशियल राइट्स आ गए भाई, इनको एक तो किस चीज के राइट मिल गए, डिविडेंड फिक्स मिल रहा है इनको। सेकेंड चीज, डिसीजन में भी पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, भाई कंपनी जब डूब रही होगी ना सबसे पहले निकाल के देगी, भाई साहब आपका इंटरेस्ट ले लो, भाई साहब आपने जितना पैसा लगाया था ना पहले वो ले जाओ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास कौन से, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के। जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी है, बार बार नहीं बोलूंगा प्राइवेट और कंपनी जैसी। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनके पास पूरा कंट्रोल होता है कंपनी का, मतलब जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनी के सारे डिसीजन में वोट यही करते हैं, कंपनी के सारे फैसले भी यही लेते हैं। ये कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं। लेकिन इनके पास यार एक ड्रॉबैक है, इनको कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। जितना प्रॉफिट कंपनी के पास बचेगा ना
ना उसमें से ये लोग सब खा लेंगे। जैसे हम होते हैं ना यार, कंपनी के ओनर, कंपनी बिजनेस कर रही है तो यार खुद के जेब में खुद कुछ नहीं रखेंगे, पहले अपने एम्प्लॉइज़ को बांटेंगे सब चीज़ें, पहले उनका पेट भरेंगे, उनका घर भरेंगे पहले। वैसे ही होते हैं कि यार पहले इनको कुछ नहीं मिलता, इनको लास्ट में वो मिल जाता है जो बचा कुचा बचा होता है, ठीक है, वो चीज़ इनके अंदर डिवाइड हो जाती है बराबर में, वो चीज़ सब कुछ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे कौन से, हमारे इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ही सारे डिसीजन लेते हैं, सारे वोटिंग राइट्स, हर एक चीज का मतलब सब कुछ इक्विटी शेयर्स ही हैं। इसी को ही हम पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल में भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच भी इसी की आएगी हमारी। ये तो हमने बात कर ली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की, लेकिन यहाँ पे इनके भी टाइप्स होते हैं यार। ये बहुत लफड़े वाला चैप्टर है, लेकिन मजा बहुत आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। इस चैप्टर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं ना आपको कंपनी के बारे में, आपको ऐसा लगेगा यार मैं कंपनी खोल के बैठ गया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, ये टोटल 8 तरीके के हो गए। एक एक को अपन थोड़ा सा अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहला आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं जिनको राइट है किस चीज का, कि यार पुराना पैसा अगर इनके पास नहीं आया ना, कंपनी से पहले बोलेंगे भाई साहब पहले पुराना पैसा दो, आज का तो आता रहेगा, पहले पुराना पैसा निकालो। तो मतलब ये अपने अरियर्स भी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कंपनी के, कि यार किसी भी टाइम पे कंपनी को लॉस हुआ, उस टाइम पे कंपनी इनको पैसा नहीं दे पाई, ठीक है, इन्होंने माफ किया, कोई बात नहीं यार भाई साहब, हम कंपनी के मालिक ही हैं एक तरीके से, आपको सपोर्ट कर देंगे हम इस टाइम पे। लेकिन अब यहां पे क्या बात आ गई कि यार जब इनके पास पैसा आ गया ना, तो पहले ये बोलेंगे भाई साहब पुराना बकाया है ना वो भी दे देना इसके साथ, जिससे हमारा सारा हिसाब क्लियर हो जाए। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हो गए, जो अपने अरियर्स क्लेम कर सकते हैं किसी भी कंपनी से, क्लियर हो गया। अब नॉन क्यूमुलेटिंग, इसका वाइस वर्सा, जिनके पास कोई राइट नहीं है, जो आज का मिल रहा है ना लेके खुश हो जाओ, पिछला कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी को नुकसान हो गया था तो अब कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, अगली बात समझ में, ये होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं जो कभी भी अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब अब तक ये क्या कर रहे थे, प्रेफरेंशियल राइट दे रहे थे, वही सूट वूट पहन के आते थे, अच्छी तरह काम करते थे सारा। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, यार हम इक्विटी में हम ओनर बनना चाहते हैं कंपनी के, हम वोट भी करना चाहते हैं कंपनी का, तो हमको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो वो शेयर होल्डर्स जो अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करा दें, उनको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। अब नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, वाइस वर्स कर दो, कि वो शेयर होल्डर जो कन्वर्ट करा ही नहीं सकते, जो है ना उसमें खुश हो जाओ, ठीक है। तो वो हमारे कौन से हो गए, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, मतलब जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करा सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल कौन से होते हैं, यार जब प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं ना तो इनके पास एक रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या रिस्ट्रिक्शन होता है कि यार इनका पैसा थोड़े टाइम तक कंपनी के पास पड़ा रहेगा, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको कुछ टाइम के बाद अपना पैसा वापस मिल जाएगा, 5 साल 10 साल 15 साल मैक्सिमम 20 साल, इस टाइम के अंदर वो पैसा इनको मिल जाएगा। लेकिन इररिडीमेबल कौन से होते हैं, जिनको भाई साहब जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी ना, जब तक कोई पैसा नहीं मिलेगा, जब तक इनको रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स मिलता रहेगा, सब कमाओ सब काम करो, लेकिन आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा जब तक कंपनी वाइंड अप वाली कंडीशन में नहीं है। ये होते हैं हमारे इररिडीमेबल। लास्ट और फाइनल बाइफिकेशन हमारे पास पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, वो शेयर्स, भाई मेरे को पता है मैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, तो मेरे को सबसे पहले तो मेरा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। अब बचा कुचा हमने क्या बोला, यार इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, सरप्लस डिविडेंड्स आ रहे हैं, सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो ये जो सरप्लस प्रॉफिट है ना, इसमें भी इनका रोल बन जाता है कि यार सरप्लस प्रॉफिट है, कंपनी ने ज्यादा कमा लिया, हमको भी थोड़ा सा दे दो, हम तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हमको भी थोड़ा सा पैसा ट्रांसफर कर दो। तो ये वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको पार्टिसिपेट है, जिनके पास राइट है कि सरप्लस अगर फंड्स कंपनी के पास बच जाए ना, उसमें से भी इनको थोड़ा सा शेयर मिल जाएगा। ये हो गए पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेट। कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, जितना मिल रहा है ना उसमें खुश रहो, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है, चाहे हमारे पास एक्स्ट्रा बचे या कुछ भी बचे, आपका कोई राइट नहीं है। ये हो गए हमारे नॉन पार्टिसिपेट। बोरियत लगी क्या पढ़ने में इन सब चीज़ों को? अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाता हूँ। नहीं लगी होगी बड़ी, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाता हूँ। प्रैक्टिकल पोर्शन में हम क्या सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं कि यार इशू शेयर्स, टॉपिक यही है, स्टार्टिंग कोशिश इससे कर रहे थे, यहाँ तक पहुँचने में इतनी देर लग गई। तो इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे पहली चीज़ हमको क्या चाहिए कि इशू कितने तरीके का होता है। तो इशू बेसिकली 4 तरीके का होता है, पता नहीं, देख ले। इशू हमारा कितने तरीके का बोला मैंने, 4 तरीके का।
ठीक है, सबसे पहला इशू है इशू एट पार। इशू एट पार का मतलब क्या है कि शेयर्स की जितनी प्राइस कंपनी ने सोची है ना, उस कंपनी उसी प्राइस में चीजों को बेच रही है। मतलब अपने शेयर्स को जो प्राइस उन्होंने सेट कर रखी है मेमोरेंडम के अंदर, वही प्राइस वो क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसी प्राइस पे आप खरीद लो हमारे शेयर। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू हमने डाल रखी है, तो जो फेस वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार वैल्यू। ये होते हैं शेयर्स इशूड एट पार। आगे बात समझ में। अब इशू कैसे होंगे, क्या होगा, क्या है इशू, समझ में नहीं आया मेरे। तो सबसे पहले कोई कंपनी आई, ठीक है, वो कंपनी अपने आप को सबसे पहले कहाँ रजिस्टर कराएगी, सेबी के अंदर रजिस्टर कराएगी। पब्लिक कंपनी है ना, सेबी के अंदर रजिस्टर कराओ। ठीक है, सेबी के अंदर रजिस्टर कराने के बाद वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी कि भाई साहब हम आ चुके हैं लाइन में, मैदान में, हमारी कंपनी के शेयर्स आप खरीदने लायक हो। तो अब टीवी एडवर्टाइजमेंट, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट, जो भी उनको करना है ना, वो सब करेंगे पब्लिक से पैसा मंगाने के लिए। ठीक है, सब कुछ कर दिया, तो इसको क्या बोल दिया हमने, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब लोगों को पसंद आ गया, भाई साहब यार ये कंपनी शानदार लग रही है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, उस कंपनी के अंदर अप्लाई करेंगे, कंपनी के अंदर अप्लाई करेंगे। जैसे उन्होंने कंपनी के अंदर अप्लाई करा, तो अब कंपनी क्या करेगी, उनको अलॉट करना स्टार्ट करेगी कि यार आपने हमारी कंपनी के अंदर अप्लाई कर दिया, अब आपको हम हमारे शेयर्स क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, जितने ही पैसे आपने हमारी कंपनी के अंदर लगाए हैं। ठीक है, जैसे अलॉटमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो गया ना, अब कंपनी सोचती है यार पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगाना, धीरे धीरे टुकड़ों में मंगाओ। तो कंपनी थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे मंगा लिया, फिर पैसा उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगा लिया। अब वो बोल रही है कि यार 2 कॉल्स और है कंपनी के पास कि यार पैसा रेस करना है ना, तो 2 कॉल्स और पड़ी होती है कंपनी के पास, उससे भी पैसे को रेस करा जा सकता है। तो कंपनी आगे टुकड़ों के अंदर 2 कॉल्स और कर सकती है पैसे को रेस करने के लिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जब भी कंपनी शेयर्स इनवाइट करती है पब्लिक से। पहले प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी, लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, हमको शेयर्स दे दो, पैसा ले लो। ठीक है, कंपनी उनको क्या देगी, अलॉट करेगी शेयर्स। अलॉट करने के बाद अब कंपनी के पास ऑप्शन है 2 कॉल और कर लो, पैसा मंगा लो, जब जरूरत हो जब कॉल कर लो। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, जितना कंपनी इशू डाल रही है ना, उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। जितना कंपनी इशू डाल रही है उसका 90% सब्सक्राइब होनी चाहिए, तभी कंपनी का काम होगा, वरना कंपनी का काम इशू सक्सेसफुल है ही नहीं। ठीक है, तो 90% सब्सक्राइब हो गया, चलो सब काम हो गया। अब आ जाते हैं हम इनके एंट्रीज के अंदर। हम कंपनी खोल के बैठ गए, भाई साहब हमको ही इनवाइट करनी है, कंपनी की सारी एप्लीकेशन सब कुछ करना, तो हम हमारी बुक्स में एंट्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन रिसीव होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होगी। जैसे एप्लीकेशन हमारी रिसीव हो गई, उसकी एंट्री क्या होगी, हमारे पास बैंक के अंदर पैसा आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पे आपके पास प्रेजेंट है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक में पैसा आ गया, किसके थ्रू आया है, एप्लीकेशन के थ्रू आया। अब ये सारा पैसा एप्लीकेशन का है क्या, नहीं ना, ये सारा पैसा किसका है, हमारी कैपिटल का। और कैपिटल तो हमारी क्या है, शेयर है। तो जितना भी पैसा एप्लीकेशन का आया है वो किसका पार्ट हो गया, हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया। तो ये जो पैसा है वो ट्रांसफर कहां हो जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास उठ के क्या आ गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर दो, शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दो। भैया एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, मजा आ गया, लोगों ने अप्लाई कर दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब लोगों को अलॉट करना स्टार्ट करते हैं, जितने लोगों की एप्लीकेशन हमको अलॉट करनी है। ठीक है, तो अलॉटमेंट दिया मैंने, कंपनी अलॉटमेंट देगी किसको, शेयर होल्डर्स को। जैसे अलॉटमेंट दिया ना, अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया पैसा तो आएगा, तो पहले पैसा डालते हैं हम शेयर कैपिटल के अंदर, बाद में मंगाएंगे। मतलब पहले ये तो बता दें कि हमारी कैपिटल में इतना पैसा आने वाला है, उसके बाद ही हम शेयर होल्डर से मंगाते हैं। तो सबसे पहला पैसा का ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल के अंदर, पैसा ट्रांसफर होता है। एंट्री क्या हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले पैसा कहां ट्रांसफर हुआ, शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर हुआ। अब लोगों को कॉल करेंगे, मंगाएंगे लोगों से पैसा। तो जब लोगों से पैसा आ जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में पैसा आ जाएगा, किसका पैसा आ जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन और है। कंपनी या तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पूरा पैसा मंगा ले, लेकिन नहीं मंगा रही, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शंस खड़े हो जाते हैं। 2 कॉल्स कर सकती है, फोन करो भाई साहब पैसा जमा करा दो, इन्वेस्टर बोलेगा हाँ भाई साहब पैसा जमा कराने आ रहा हूं। ठीक है, तो कंपनी जब भी कॉल्स रेस करेगी अपनी, तो जैसे ही वो कॉल्स रेस करेगी वो पैसा भी सबसे पहले कहां डालेगी, शेयर कैपिटल के अंदर डालेगी। तो 3rd, 4th, 5th, 6th एंट्री हमारी, या 4th एंट्री जो भी बनी, क्या बन जाएगी हमारी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बन गई। अब पैसा मंगा लो वापस से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल, पैसा आ गया। ऐसे ही सेम चीज हमारी किसके अंदर हो जाएगी, हमारी सेकंड कॉल के अंदर हो जाएगी। शेयर सेकंड कॉल को रेस करेगी, सबसे पहले डालेगी कहां पैसा, शेयर कैपिटल के अंदर पैसा डालेगी। उसके बाद वो पैसा मंगाएगी किससे, अपने इन्वेस्टर से, अपने शेयर होल्डर से। थोड़ा टिपिकल लग रहा है, इजी करें। पहले अमाउंट को रिसीव करना है, फिर ट्रांसफर करना है। अब चेंज हो गया सिनेरियो, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, इजी हो गया। पहले अमाउंट को एप्लीकेशन के अंदर रिसीव करो, उसके बाद ट्रांसफर करो। अब आपको पहले ट्रांसफर करना है, रिसीव करना है, कॉन्सेप्ट उल्टा होना है बस। ट्रांसफर करो, रिसीव करो, ट्रांसफर करो, रिसीव करो, ट्रांसफर करो, रिसीव करो, रुक जाओ, इतना ही कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इशू के बारे में, दैट इज इशू एट प्रीमियम। सीरियस हो गया क्या, इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी सिक्योरिटी ली जाती है किसी भी इन्वेस्टर से, उसके पैसे को सिक्योर करने के लिए, उस पैसे को, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इशू एट प्रीमियम। मतलब आपको आपका पैसा सिक्योर चाहिए तो आपको आपके पैसे के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये जो प्रीमियम है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए अकाउंट खोला जाता है। इसको कभी भी मंगा सकते हैं, एप्लीकेशन पे मंगा लो, अलॉटमेंट पे मंगा लो, फर्स्ट कॉल पे मंगा लो, सेकंड कॉल पे मंगा लो, 4 ही चीजें पढ़ी है हमने, ठीक है। तो किसी के अंदर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। लेकिन कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी इसको कहां कहां यूटिलाइज कर सकती है ये भी देख ले। तो कंपनी 5 जगहों के अंदर इसको थोड़ा बहुत यूटिलाइज कर सकती है। सबसे पहला, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करना। क्या होता है यार प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाता कौन है, प्रमोटर्स बनाते हैं कंपनी को, ठीक है। तो प्रमोटर्स जितना भी खर्चा करते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, वो सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, पैसा आ गया, तो यार पहले प्रमोटर्स का पैसा दे दो ना, जिन्होंने कंपनी खड़ी करी है, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के भी काम में आता है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिस्काउंट के अंदर जब भी कंपनी कोई अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, डिस्काउंट के अंदर कभी भी कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, तब भी किसको यूज कर सकती है, इस प्रीमियम को यूज कर सकती है। एक्स्ट्रा पैसा ही तो है, पड़ा है ना पैसा, इसको यूज कर लो, डिस्काउंट के टाइम पे दे दो, तो थोड़ा पैसा हमारा पास बच जाएगा। नेक्स्ट, अपने शेयर्स को बायबैक जब करती है कंपनी, तब भी काम आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कि हो सकता है यार शेयर की प्राइस मार्केट में उस वक्त क्या हो, पता नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम काम में ले सकते हैं उन शेयर्स को बाय करने के लिए। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अब जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है, किसको करती है बोनस शेयर्स, अपने एम्प्लॉइज, अपने मेंबर्स, किसी को भी अपने बोनस शेयर्स इशू कर रही है, उस टाइम पे भी क्या लेती है, सिक्योरिटी प्रीमियम का फायदा ले सकती है। आगे बात समझ में। और 5वां तरीका कौन सा हो सकता है हमारा, रिडम्पशन कर सकती है अपने प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा देना है ना, वो रिडीमेबल वाले जो थे, अभी पड़ा था थोड़ी देर पहले, तो उनको पैसा रिडीम करना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर सकती है, वो काम में ले सकती है। तो ये 5 तरीकों से सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकती है। तो ये तो हमने थोड़ा थ्योरेटिकल बात करी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने क्या क्या बोला कि आप एप्लीकेशन में मंगा सकते हो, अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल पे भी, सेकंड कॉल पे। लेकिन ज़्यादातर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, उसको आप अलॉटमेंट या कॉल्स के अंदर ही मंगाना प्रेफर करते हो, क्योंकि लोग अप्लाई करते हैं तो उनको पहले ही मत बताओ ना यार प्रीमियम देना है, आपको प्रीमियम देना है, प्रीमियम देना है, ठीक है, नहीं, उनको बाद में बताओ, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कब ज़्यादातर यूज आता है, कब, अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे या सेकेंड कॉल के टाइम पे। सिक्योरिटी प्रीमियम कब यूज आता है, जब आप ट्रांसफर करते हो ना, कहाँ पे पैसा, शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करते हो। अभी हमने एंट्रीज पढ़ी थी ना, शेयर कैपिटल में जब भी ट्रांसफर करते हैं, तब आप सिक्योरिटी प्रीमियम का एक एडिशनल एंट्री उसके अंदर डाल देते हो। एडिशनल एंट्री क्या डालते हो, जब भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, एंट्री क्या होती है हमारे पास, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे प्रीमियम भी मंगा लोगे तो एक और एंट्री क्रेडिट के अंदर आप ऐड कर दोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपके लिए क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई, इसके लिए क्रेडिट में आ गई, ठीक है। अब बैंक के अंदर वही नॉर्मल एंट्री, बस प्रीमियम ऐड होके आएगा पैसा। जब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तब पैसा क्या आएगा, ऐड होके आएगा, प्रीमियम का पैसा भी इसके अंदर। आगे बात समझ में। जब फर्स्ट कॉल के अंदर मंगाना है, वही ट्रांसफर के टाइम पे आप मंगा सकते हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आ गया ना पैसा, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप फर्स्ट कॉल पे ही मंगा सकते हो, ऐसे ही सेकंड कॉल पे ही मंगा सकते हो। ये पैसा ऐड होके किस में आएगा, जब आप बैंक से जब पैसा मंगाओगे उनका, जब इन्वेस्टर को बोलोगे पैसा, तो बैंक के अंदर ही पैसा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर्स इशू एट डिस्काउंट। गलत बोल दिया, शेयर्स 2013 के एक्ट के आने के बाद डिस्काउंट के अंदर इशू हो ही नहीं सकते। आप अपने शेयर की प्राइस आपकी मतलब जितना आपकी कॉस्ट है उससे कम में बेचोगे, ये तो गलत है ना यार। आप तो मतलब लोगों से पैसा कमाने के लिए कुछ भी करोगे।
तो 2013 कंपनीज एक्ट जब आया था ना, तो उसके अंदर ये बोल दिया था कि शेयर्स को आप इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट के अंदर, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रोविजन है, थोड़ा सा क्लॉज है। स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं डिस्काउंट के अंदर। क्या होता है, दिमाग मत लगाना ज़्यादा, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट के अंदर क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। डिस्काउंट का क्राइटेरिया खत्म। नेक्स्ट आता है फोर्थ इशू अपने पास, क्या, शेयर इशू कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आप कैश में रुपया नहीं ले रहे हो किसी से, ठीक है, आप अपने शेयर्स अलॉट कर रहे हो किसी और चीज के बदले में, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम नहीं हो गया थोड़ा सा, चलो ठीक, कोई बात। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ गया, शेयर्स इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। पैसों में हिसाब नहीं हो रहा, आपने किसी से, किसी कंपनी से क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, किसी से कुछ और सामान खरीदा, ठीक है, तो आप उसको पैसे देने की बजाय क्या दे रहे हो, उसको अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो उसको, कि जिससे मेरी कंपनी के अंदर वो इन्वेस्टर बन जाए, उसको पैसा बाद में देना पड़े, ठीक है, दिमाग लगा लिया। तो कंपनी के आप क्या दे रहे हो, आप शेयर्स कंपनी के दे रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी वेंडर से कोई सामान खरीद रहे हो या कोई असेट खरीद रहे हो, एंट्री क्या होती है, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। असेट आपके पास आई, उधार के अंदर आई, वेंडर का नाम लिखोगे, तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब इन वेंडर्स को आप कैश दे सकते थे, आपने नहीं दिया, आपने इसके वजह क्या दिया, कंसिडरेशन दिया, शेयर इशू करा, तो आपका सारा पैसा कहां से निकलेगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का क्राइटेरिया नहीं है। अब सारा पैसा गया कहां था, कैपिटल के अंदर गया था ना, तो निकलेगा कहां पे, कहां से, कैपिटल से निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे इनको हम क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं तीन तरीके से। इनको अपन इशू कर सकते हैं तीन तरीके से, पार के अंदर, प्रीमियम के अंदर, डिस्काउंट के अंदर। पार में भी आ सकते हैं ये, प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है। सर आपने अभी बोला था कि स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करा जा सकता है डिस्काउंट के अंदर, गलती हो गई। यहाँ पे क्राइटेरिया हमारे पास ये है, किसी से आप कुछ परचेज कर रहे हो ना, उसको भी आप इशू कर सकते हो डिस्काउंट के अंदर अपने शेयर्स। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे अपने पास कंसिडरेशन क्या है, पार के अंदर जब भी शेयर्स को इशू करा जाता है, पार के अंदर जब भी शेयर्स को इशू करा जाता है टू दी वेंडर्स, एंट्री क्या होती है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या होगी एंट्री, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितना पैसा आपने लिया है उनसे, जितना पैसे का सामान लिया है उनसे, उसको डिवाइड कर दो आपके नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको पता लग जाएगा कितने शेयर्स आप उनको क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रीमियम के अंदर। तो प्रीमियम के अंदर भाई क्या होगा, प्रीमियम के अंदर वही सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा उसमें इंक्लूड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री। नेक्स्ट थर्ड, डिस्काउंट की बात करी, डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेंडर को डेबिट कर दिया, डिस्काउंट भी हमारे बिजनेस का क्या एक्सपेंस है, और शेयर कैपिटल से सारा पैसा चला गया। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस वीडियो में अपन ने क्या क्या देख लिया, अब तक क्या क्या पढ़ लिया हमने, वो अपन थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा सा आगे कर ले। शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ लिया हमने, क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ लिया हमने, क्या होता है, कितने तरीके का इशू होता है ये भी देख लिया हमने, ठीक है। कंपनी के बारे में पढ़ लिया, कंपनी कितने तरीके की होती है, क्या क्या होता है कंपनी के बारे में। यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह हमने इसको समझ के देखा, लेकिन इसका जो मेन क्लाइमैक्स है ना इस वीडियो का, मतलब इस चैप्टर का, ये जो प्रेम नहीं यार, आया नहीं बोलो। तो इस वीडियो की जो प्रेम कहानी है ना, या इस कॉन्सेप्ट की जो प्रेम कहानी है, ये अब कंपनी के बारे में हमने जो पढ़ा, ठीक है, इसके अंदर बहुत ही तगड़ा क्लाइमैक्स है। ये क्लाइमैक्स अब पढ़ेंगे हमने अगले वीडियो के अंदर, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब तक के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया ना, थोड़ा सा दिमाग में घुसा ना, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप में करो, इंस्टाग्राम पे करो, फेसबुक पे करो, जो भी यूज़ करते हो ना वहाँ पे शेयर करो। शेयर करने के बाद इस चैनल के नीचे एक 7-8 अक्षर का एक सब्सक्राइब बना हुआ है, उसको कर देना।